तो चलो शुरू करते हैं हम आज का पहला सेशन। इस सेशन में हम आपको 10वीं कक्षा की जो विज्ञान है उसका 11वां चैप्टर, फिजिक्स का जो 11वां चैप्टर है भौतिक विज्ञान का कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ने को। सभी टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन हम स्टार्ट इस टॉपिक से कर रहे हैं क्योंकि सरल भी है और आपको रुचिकर भी लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम दैनिक जीवन में अनेकों ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनमें बल का उपयोग करके, इसका बल का मतलब होता है एक तरह से जोर का उपयोग करके कार्य करते हैं। क्या करते हैं? कार्य। जैसे हमने बल लगा करके एक टेबल को दूसरी जगह पर रख दिया, एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। ऐसे ही एक कुआं है, उसमें से हमने भरी हुई बाल्टी को खींचा बल लगा करके, तो वहां पर हमने क्या किया? कार्य किया। अब जो कार्य होता है उसको करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। जैसे अगर हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी, तो हम कोई भी कार्य कर ही नहीं पाएंगे। उसी तरह से कहने का मतलब क्या हुआ, जो कार्य है उसको करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अब ऊर्जा कहां से मिलती है? जो सजीव होते हैं उनको ऊर्जा, सजीवों को तो कहां से मिलती है? भोजन से। हम खाना खा लेंगे, हमको एनर्जी मिल जाएगी और हम दोबारा से कार्य कर सकेंगे। इसके बाद जैसे अब बात आती है कि मशीनों के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी? मशीनों के लिए ऊर्जा कहां से मिलेगी? तो मशीनें जो होंगी उनके लिए ऊर्जा के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन की। जैसे हम इनमें ईंधन डालेंगे तो इनसे हम कोई भी कार्य कर सकेंगे। अब एक चीज आती है बल। यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सजीवों को ऊर्जा भोजन से मिलती है और मशीनों के लिए ऊर्जा ईंधन से मिलती है। ईंधन डाल करके हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। और एक चीज आती है बल। बल होता क्या है? बल को हम आमतौर पर कह सकते हैं जोर, एक तरह से। लेकिन बल बराबर होता है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं, इसलिए इसको F से प्रदर्शित करते हैं। F बराबर m, मास मीन्स द्रव्यमान, और ये A त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो F बराबर क्या हो गया? ma। इसका जो बल है इसका मात्रक क्या होता है? एक मात्रक तो होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका एक मात्रक तो क्या हो गया? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एक जो मात्रक होता है इसका एसआई में वो होगा न्यूटन। एसआई पद्धति मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। इसके बाद बल के बारे में हमको जानकारी मिल गई। अब जो कार्य होता है उससे संबंध में कुछ और जानकारी करने से पहले एक चीज और जानेंगे हम, राशियां। राशियां जो होती हैं दो तरह की होती हैं भौतिक विज्ञान में। एक तो होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। दोनों में अंतर क्या है? सदिश राशि और अदिश राशि। पहले अदिश की बात करते हैं। इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। और इसमें परिमाण के साथ दिशा भी जरूरी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कह दिया किसी पुस्तक का वजन
या किसी बक्से में वजन बता दिया जैसे कि एक बक्सा है, उसमें 40 किलोग्राम वजन है। कितना है? 40 किलोग्राम। तो ये क्या है? इसका परिमाण। क्या है ये? परिमाण। तो केवल परिमाण की आवश्यकता हो तो क्या होती है वो? आदेश राशि। और यदि परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो जाए तो क्या होती है वो? सदिश राशि। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे घर से मेरे मित्र का घर 400 मीटर दूर है। कितना दूर है? 400 मीटर। ये मेरा घर है और यहां से मेरे मित्र का घर 400 मीटर दूरी पर है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि वो किस दिशा में है, किधर है? मेरे चारों बगल कहीं भी जा सकते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण तो गया उसमें 400 मीटर, लेकिन परिमाण के साथ साथ क्या आ गई? दिशा। अब मैंने कह दिया कि मेरे मित्र का घर मेरे घर से 400 मीटर उत्तर दिशा में है। कौन दिशा में है? उत्तर दिशा में है। तो अब क्या हो गया? इसमें परिमाण भी आ गया और दिशा भी आ गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अदिश राशियों के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, यानी जिन राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वे अदिश राशियां होती हैं, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो सदिश राशियां होती है। जैसे एक तो हो गया बल, एक विस्थापन। इधर अदिश राशियों में जैसे द्रव्यमान ही ले लिया हमने। क्या हो गया? द्रव्यमान। द्रव्यमान कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसके बाद हम बात करते हैं आगे विस्थापन की। किसकी? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन इसको हम ज्यादातर एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। अब विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु या कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम स्थिति में परिवर्तन कर दें। किसी वस्तु की आरंभिक और अंतिम, यानी मान लो कोई वस्तु पहले यहां रखी है और अंत में यहां रखी है, बाद में बल लगाने के बाद उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया और वो वस्तु कहां पहुंच गई? यहां से यहां पहुंच गई। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये जो दूरी है, ये क्या हो गई? विस्थापन हो गई। किसी भी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन। क्योंकि विस्थापन और जो कुछ बताया मैंने अभी आपको इसमें, वो सभी इसमें काम आएंगे पाठ में, इसलिए मैंने थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले दे दी इसके बारे में। अब बात करते हैं कार्य की। जो टॉपिक है हमारा मेन, वो क्या है? कार्य। क्या है? कार्य। कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्क। अब कार्य की परिभाषा क्या होगी? एक तो कह सकते हैं हम किसी भी वस्तु की बल का उपयोग करके किसी भी वस्तु की विरामावस्था को या विरामावस्था में परिवर्तन करना। किसी भी वस्तु में बल लगाकर, क्या कहेंगे? बल का उपयोग करके किसी भी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन, या उसकी गतिशील वस्तु दे रखी है कोई, तो गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही क्या है? कार्य। यूज किसका किया गया है? बल का। बल का प्रयोग करके किसी विरामावस्था में स्थित वस्तु की परिवर्तन स्थिति में, या फिर कोई गतिशील वस्तु है तो उससे वेग परिवर्तन किसके द्वारा? बल के द्वारा। वही क्या हो जाएगा? कार्य। एक तरह से परिभाषा दोबारा से बोल रहा हूं इसकी, बल का उपयोग करके, किसका? बल का। बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही क्या है? कार्य है। लेकिन फिजिक्स के बाद जो भौतिक विज्ञान है उसके शब्दों में इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या आ जाएगा? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन।
कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को S से। सूत्र क्या बन गया इसका? W बराबर F गुना S। अब बात आ रही है कि F इंटू S, F क्या हो गया बल और S क्या हो गया विस्थापन। कैसे? एक वस्तु है, जैसे वो यहां पर रखी हुई है, एक वस्तु कहां पर रखी हुई है? यहां पर। अब इस पर F बल लगाया जाता है। कौन सा बल लगाया जाता है? F। और बल लगाने से इसकी स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, और ये वस्तु कहां पर पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई। यहां थी और पहुंच कहां गई? यहां पर। बल लगाकर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने पर क्या हो गया? उसका विस्थापन हो गया वस्तु का। वस्तु कैसी हो गई? क्या हो गई? विस्थापित हो गई। यहां से बल लगाया और वस्तु किधर विस्थापित हो गई? इधर। यदि बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो, बल किधर से लगा रहे हैं? इधर, और विस्थापित भी किधर हो रही? वस्तु इधर हो रही है। तो इसके लिए हम काम क्या लेंगे? सूत्र कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F गुना S। कहने मतलब क्या हुआ? जब बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो, या बल की दिशा में ही विस्थापन हो, तो क्या हो जाएगा कार्य उस टाइम पर? F गुना S। जैसे एक सवाल ले लेते हैं उदाहरण के लिए। यहां पर कोई वस्तु है, उस पर बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। और वो 5 मीटर विस्थापित हो जाती है। कितनी विस्थापित हो जाती है? 5 मीटर। 10 न्यूटन का बल लगाया और ये कितनी दूर हो गई? यहां से 5 मीटर की दूरी पर विस्थापित हो गई। तो यहां पर कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर F गुना S। F का मान कितना है? यहां पर 10 है, न्यूटन में दे रखा है बल का मात्रा 10 न्यूटन हो गया है मान। इसके बाद जो S है उसका मान कितना हो गया? विस्थापन का 5 मीटर। तो कार्य कितना हो गया? किया गया कार्य W बराबर 10 पंजे 50 जूल। क्या हो गया? 50 जूल। इसके बाद बल, इस तरह से हम कार्य को निकाल सकते हैं। ये कंडीशन तो ये हो गई कि बल और जो विस्थापन है वो एक ही दिशा में हो, मतलब बल की दिशा में वस्तु विस्थापित हो, तो इस सूत्र को काम लेंगे। यदि एक कंडीशन दूसरी क्या हो रही है? यदि जो बल है उसकी दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, बल की दिशा वस्तु के विस्थापन की दिशा से अलग हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको देखते हैं अभी। वो कंडीशन तो हो गई कि बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है? एक ही है। लेकिन दूसरी कंडीशन को देखते हैं कि बल तो दूसरी दिशा से लग रहा है। मान के चलो कोई वस्तु है ये, इस पर बल तो यहां से लग रहा है ऐसे, लेकिन वस्तु विस्थापित किधर हो रही है? इधर की तरफ। वस्तु विस्थापित कहां हो रही है? यहां हो रही है। ये इसकी स्थिति ये है, ये स्थिति, इसकी स्थिति भी है। यहां से कहां विस्थापित हो रही है? यहां। ये क्या हो जाएगा? विस्थापन S। और ये क्या है? बल F। बल तो यहां लग रहा है और विस्थापित किधर हो रही है? वस्तु इधर की तरफ। तो कहने मतलब क्या हुआ? बल और विस्थापन की दिशा दोनों ही अलग अलग हो गई। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम? जो ये बल है और वस्तु के जो विस्थापित होने की जो दिशा है, उन दोनों की जो क्षैतिज दिशा बनी है ना, ये इस तरह से, यहां इन दोनों के बीच में एक कोण बन जाएगा। ये एक तरह से बल का घटक बन गया है ये विस्थापन की दिशा में। यहां पर थीटा कोण बन जाएगा और ये इसका जो घटक है ये हो जाएगा F cos थीटा। क्या हो गया? ये F cos थीटा। अब जैसे इसको कैसे देंगे हम?
कि आपको ध्यान होगा एक बच्चा है, उसकी गाड़ी है, ये छोटे छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं, वो उसको कैसे खींच रहा है बच्चा, ऐसे। तो बल तो कहां लग रहा है, इधर लग रहा है, लेकिन वस्तु जहां की तरफ रही है इधर, गाड़ी किधर जा रही है, इधर जा रही है। बल इधर लग रहा है, वस्तु किधर स्थापित हो रही है, इधर। बालक अपनी गाड़ी को खींच तो ऐसे रहा है, इधर इस पे बल लगा के, वस्तु जा किधर रही है, गाड़ी जो है इधर जा रही है। तो इस तरह इसका उदाहरण क्या हो सकता है, ये हो सकता है इसका उदाहरण हम देखना चाहें तो, कि बल और विस्थापन दोनों ही अलग अलग दिशा में हो गए। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा कार्य का, क्या बनेगा, W बराबर कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो इसमें मान रखते हैं हम, अब बल की जगह पर क्या आएगा, यहां पर बल का घटक काम मिलेंगे, क्योंकि यहां पर घटक बन गया ना, तो इसके लिए एक क्या हो गया, F cos थीटा गुणा विस्थापन कितना है, S। हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, S को पहले लिख दें Fs cos थीटा। कैसे लिख सकते हैं, Fs cos थीटा, या फिर इसको भी हटा दें हम यहां से cos थीटा को भी, तो इसको लिख सकते हैं हम F वेक्टर, वेक्टर ही प्रदर्शित करता है सदिश राशि को, डॉट S वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो गया, Fs cos थीटा, क्या हो गया, W बराबर Fs cos थीटा। ये कब है, जब बल और विस्थापन अलग अलग दिशा में हो, बल और विस्थापन कहां हो, अलग अलग दिशा में। तो कौन सा सूत्र काम मिलेंगे हम, इस तरह का। इसमें एक चीज और आती है आगे, कि बल कैसी राशि है, फिर जो कार्य है कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है, अदिश राशि है। कार्य दो प्रकार से हो सकता है, कार्य को दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो धनात्मक हो सकता है कार्य, और एक ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य दो प्रकार से हो सकता है, एक तो धनात्मक और एक ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक। अब धनात्मक कब होगा, जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। बल और विस्थापन क्या हो, दोनों एक ही दिशा में हो, वस्तु विस्थापित भी उसी दिशा में हो रही हो और बल भी हम उसी दिशा में। जैसे इधर वस्तु है और इधर ही उसमें धक्का लगा के वस्तु को उधर की तरफ भी विस्थापित कर रहे हैं, तो विस्थापन भी उधर हो गया, तो क्या होगा, क्या कार्य धनात्मक होगा। और यदि हम बल दूसरी तरफ से लगा रहे हैं, वस्तु दूसरी तरफ विस्थापित हो रही है, तो वहां पर कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। जैसे कोई गाड़ी है या कोई बाइक है, स्पीड से चल रही है, अब उसमें जो बल लग रहा है वो पहले तो क्या है, धनात्मक लग रहा है, क्योंकि उधर की तरफ तो गाड़ी आगे चल रही है और उधर की तरफ भी उस पर बल लग रहा है। लेकिन यदि हम उसमें ब्रेक लगा दें, तो ब्रेक जब लगेगी तो उसमें क्या होगा, जो बल है विपरीत दिशा में लगेगा, उल्टा लगेगा, जिससे गाड़ी रुके। तो वहां पर जो कार्य है कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में, यदि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होगा, और बल के विस्थापन की दिशा अलग अलग हो जाए तो कैसे हो जाए, कार्य ऋणात्मक। इसके बाद क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कार्य जो है उसके लिए विस्थापन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, विस्थापन। कार्य के लिए विस्थापन होना एक अनिवार्य शर्त है। कैसे, जैसे हम क्या है, एक ये दीवार है, मैं इसमें धक्का लगाऊंगा ऐसे, अगर ये दीवार अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाए तो यहां पर कार्य होगा, चाहे मैं इसमें धक्का लगा के थक जाऊं, वहां पर फिजिक्स की जो भाषा है, भौतिक विज्ञान की, उसमें कार्य नहीं माना जाएगा। यदि ये कुर्सी है, एक कुर्सी है, इसको, एक कुर्सी को
अपनी एक स्थिति से दूसरी जगह पर उठा के रख दूं मैं, तो वहां पर हमारा कार्य माना जाएगा, हो जितना भी लेकिन माना जाएगा। यदि कोई बोरी है, कोई अलमारी है, उसको भारी वजन है उसमें और उसको नहीं उठा पाए हम, और कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे हम कर करके उसको थक जाएं, तो उस स्थिति में भौतिक विज्ञान की भाषा में कोई भी कार्य हुआ नहीं माना जाएगा। वहां पर कार्य क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। ऐसे ही कह दूं कि कोई आदमी है जिसने अपने सिर पर काफी वजन रख रखा है, लेकिन यदि वो अपनी एक स्थिति पर रुका हुआ है तो वहां पर कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। कहने मतलब क्या हुआ? यदि वस्तु अपनी स्थिति से दूसरी स्थिति पर पहुंचती है तो वहां पर कार्य होगा, अन्यथा वहां पर कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे यदि एक कुली है, एक कैक कुली है, इसके सिर पर वजन रखा हुआ है, यदि वो इसी जगह पर खड़ा रहे सामान को लेकर के, तो इसके द्वारा कार्य चाहे शाम तक खड़ा रहे, इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा। और यदि इसकी स्थिति यहां से चलना चालू कर दे इधर की दिशा में, और इसकी स्थिति कहां हो गई? यहां हो गई, तो इसने कार्य किया है। अब किया कितना है वो उसको निकाल सकते हैं सूत्र के हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या है कि वस्तु के कार्य के लिए, मतलब कोई कार्य कब माना जाएगा? जब वस्तु विस्थापित होगी। क्या होगी? विस्थापित होगी। यहां तक सभी की समझ में आ गया होगा। और इससे आगे क्या है, कुछ शर्तें बनेंगी कि कार्य शून्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और धनात्मक कब होगा। उसको मैं नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।